पाठ 10वां हीनार्थ प्रबंधन। प्रश्न 35। घाटे की वित्त व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इसके उद्देश्य एवं सीमाओं की चर्चा कीजिए। अथवा हीनार्थ प्रबंधन के बारे में विस्तार से बतलाएं। उत्तर घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबंधन एक ऐसी स्थिति का सूचक है जिसमें सरकार का व्यय उसकी कुल आय से अधिक होता है और सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक अथवा जनता से ऋण लेती है और नई मुद्रा का सृजन करती है। घाटे की वित्त व्यवस्था से संदर्भ में दो विचारधाराएं मुख्य है। पहली विचारधारा पाश्चात्य विचारधारा। पाश्चात्य विचारधाराओं में दो प्रकार की विचारधाराएं समाहित है। पहली, घाटे का सार्वजनिक ऋण संबंधी विचार। जब सरकार का कुल सार्वजनिक व्यय कुल आय की तुलना से अधिक होता है और सरकार इस अतिरेक व्यय की पूर्ति के लिए घाटे के बराबर ऋण लेती है तो इस व्यवस्था को हीनार्थ प्रबंधन अथवा घाटे का वित्त कहा जाता है। दूसरा, बजट का घाटों का ऋण संबंधी विचार। जब सरकार शुद्ध संपत्ति में होने वाले ह्रास को पूरा करने के लिए अथवा संपत्ति में शुद्ध वृद्धि करने के लिए बजट के घाटों को ऋण द्वारा पूरा करती है तब इस व्यवस्था को हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। भारतीय विचारधारा। भारतीय योजना आयोग के शब्दों में घाटे की वित्त व्यवस्था शब्द का उपयोग बजट के घाटे द्वारा सार्वजनिक व्यय में प्रत्यक्ष वृद्धि को बताने के लिए किया जाता है, चाहे यह घाटा राजस्व में हो या पूंजीमद में। इस नीति का सार तत्व यह है कि सरकार अपनी आय से ज़्यादा व्यय करती है। आय सरकार को करों, ऋण, लोक उद्यम से आय आदि स्रोतों से प्राप्त होती है। आय व्यय के इस घाटे को सरकार पोषित करने के लिए या तो पिछली जमाओं का प्रयोग करती है या केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है तथा अतिरिक्त मुद्रा का सृजन करती है। भारतीय अर्थों में घाटे की वित्त व्यवस्था में 3 उपायों का समावेश होता है। पहला, संचित नगद बकायों को खातों से निकालकर मुद्रा की पूर्ति एवं संचालन वेग में वृद्धि करके। दूसरा, केंद्रीय बैंक से उधार लेकर अर्थात नई मुद्रा उत्पन्न करके। तीसरा, सरकार द्वारा स्वयं नई मुद्रा जारी करके। प्रोफेसर RN त्रिपाठी के अनुसार बजट की खाई को पाटने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई घाटे की वित्त व्यवस्था का परिणाम मुख्यतः अतिरिक्त मुद्रा सृजन के रूप में सामने आता है। हीनार्थ प्रबंधन अथवा घाटे की वित्त व्यवस्था के उद्देश्य। घाटे की वित्त व्यवस्था के उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, आर्थिक नियोजन के लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त करने हेतु। विकासशील देशों को सरकार को आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं में काफ़ी राशि व्यय करनी पड़ी है, जिसकी पूर्ति लोगों के ऋण लेकर नहीं की जा सकती। वास्तव में योजनाओं में उत्पादन और
रोजगार के लक्ष्य अर्थव्यवस्था में आवश्यक विकास दर को देखते हुए निर्धारित किए जाते हैं और वित्त संसाधनों की आवश्यकता पूर्ति के अंतिम स्रोत के रूप में हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेना पड़ता है। आर्थिक नियोजन तथा विकास के लिए हीनार्थ प्रबंधन दो प्रकार का होता है। पहला, इससे सरकार आवश्यक व्यय के लिए पर्याप्त धन प्राप्त कर लेती है। दूसरा, हीनार्थ प्रबंधन से कीमतें बढ़ती हैं, फलस्वरूप लोगों के उपभोग स्तर में कमी होती है तथा विवश होकर उन्हें बचत करनी पड़ती है। इन बचतों का प्रयोग विनियोग बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा, युद्ध की वित्तीय व्यवस्था के लिए। वर्तमान में सरकार को युद्ध कार्यों पर काफ़ी व्यय करना पड़ता है। इस व्यय की पूर्ति हेतु हीनार्थ प्रबंधन में निरंतर वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति तो बढ़ जाती है, परंतु उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती, जिससे अर्थव्यवस्था में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा, निजी विनियोग की कमी को पूरा करने के लिए विकासशील देशों के नियोजन में निजी क्षेत्रों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है तथा इस क्षेत्र को विनियोग करने हेतु पृथक रूप से राशि का आवंटन किया जाता है। लेकिन जब संसाधनों की सीमितता के कारण निजी क्षेत्र के लिए विनियोगों की राशि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती, तो इसकी पूर्ति हेतु हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लिया जाता है। चौथा, मंदी काल के दुष्प्रभावों का सामना करने के लिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को व्यापार चक्र की मंदी की अवस्था, स्टेज ऑफ डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है। मंदी के विषम चक्र को तोड़ने के लिए सरकार को स्वयं विनियोगकर्ता के रूप में सामने आना पड़ता है तथा विनियोग प्रारंभ कर अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था हीनार्थ प्रबंधन के द्वारा की जाती है। हीनार्थ प्रबंधन की सीमा, लिमिटेशन ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। पहली, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। विकासशील देशों में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने के साथ हीनार्थ प्रबंधन को भी अपनाया जाता है, जिससे कि अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। इसका सामूहिक परिणाम यह होता है कि कीमतें बढ़ने लगती हैं। अतः ऐसी स्थिति में जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो रही हो तो हीनार्थ प्रबंधन का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। दूसरा, आर्थिक विकास की दर। हीनार्थ प्रबंधन की मात्रा इस बात पर भी निर्भर रहती है कि देश में विकास की दर क्या है। यदि देश में आर्थिक विकास के साथ वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होती है तो मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि मुद्रा प्रसार उत्पन्न नहीं करती और कीमतें भी स्थिर रहती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि वास्तविक उत्पादन में वृद्धि की दर के अनुरूप हीनार्थ प्रबंधन को अपनाया जा सकता है। तीसरा, आर्थिक आय को गतिशील बनाने की सीमा। हीनार्थ प्रबंधन के कारण मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तथा लोगों के हाथों में अधिक क्रय शक्ति पहुंच जाती है।
यदि इस अतिरिक्त आय को प्राप्त करने में यदि सरकार इस अतिरिक्त आय को प्राप्त करने में सफल हो जाती है तो हीनार्थ प्रबंधन के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। अतः सरकार की अतिरिक्त आय को प्राप्त करने की योजना जितनी अधिक सुनिश्चित, दृढ़ और सफल होगी, उतना ही अधिक हीनार्थ प्रबंधन की वित्त व्यवस्था का क्षेत्र होगा। चौथा, मौद्रिक क्षेत्र का विस्तार। देश में मौद्रिक क्षेत्र का भी विस्तार होता है क्योंकि अर्ध विकसित देशों में एक बड़ा क्षेत्र अमौद्रिक होता है। मौद्रिक क्षेत्र में विस्तार होने से मुद्रा की मांग में भी वृद्धि होती है, जिसकी पूर्ति करना आवश्यक हो जाती है, अन्यथा कीमतें गिरने लगती हैं तथा मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा हो जाती है। अतः बढ़ी हुई मुद्रा की मांग की सीमा तक सुरक्षित रूप से हीनार्थ प्रबंधन को अपनाया जा सकता है। पांचवा, कीमतों एवं मजदूरी पर नियंत्रण रखने की सफलता। प्रभावपूर्ण नियंत्रण के अभाव में घाटे की वित्त व्यवस्था में मुद्रा प्रसार का खतरा बना रहता है। यदि सरकार उपभोग की वस्तुओं की कीमतों तथा कच्चे माल की कीमतों एवं मजदूरी पर नियंत्रण रखने में सफल हो जाती है तो मुद्रा प्रसार का खतरा मोल लिए बिना हीनार्थ प्रबंधन को अपनाया जा सकता है। यदि शासन कीमतों को रोकने में सक्षम नहीं है तो हीनार्थ प्रबंधन को अपनाना खतरे से खाली नहीं है। छठवां, देश के लोगों में त्याग की भावना। देश में हीनार्थ प्रबंधन की सीमा इस बात पर भी निर्भर करती है कि देश के लोग किस सीमा तक कीमतों की वृद्धि को स्वीकार कर सकते हैं तथा अपने देश के लिए त्याग कर सकते हैं। यदि देश के लोग सुरक्षित, जागरूक तथा देश के विकास के प्रति समर्पित हैं तो अधिक मात्रा में हीनार्थ प्रबंधन किया जा सकता है। प्रश्न 36, हीनार्थ प्रबंधन के दुष्प्रभाव बतलाएं। घाटे की वित्त व्यवस्था के दुष्परिणामों से बचने के उपाय बतलाएं। उत्तर, हीनार्थ प्रबंधन के दुष्प्रभाव। हीनार्थ प्रबंधन के निम्नलिखित दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। पहला, कीमतों में भारी वृद्धि। हीनार्थ प्रबंधन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे कीमतों में भारी वृद्धि होती है। इस कारण यह है कि हीनार्थ प्रबंधन से देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है, किंतु इनके उत्पादन में उसी गति से वृद्धि नहीं होती जिस गति से मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। अतः ऐसी स्थिति में कीमतों में वृद्धि होने लगती है। दूसरी, विनियोग के ढांचे में परिवर्तन। मुद्रा प्रसार की स्थिति के कारण देश के विनियोग के ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात विनियोग देश के लिए आवश्यक विकास के ढांचे के अनुरूप नहीं होता। मुद्रा प्रसार से विनियोग विलासितापूर्ण शहरी निर्माण, विदेशी पूंजी तथा सट्टे की क्रियाओं में किया जाता है, जो नियोजित आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहनमूलक नहीं है। तीसरा, बलात् बचत को प्रोत्साहन। जब हीनार्थ प्रबंधन के कारण
मुद्रा प्रसार होता है तो कीमतों में भारी वृद्धि के कारण उपभोग का स्तर घट जाता है, जिससे बलात् बचत फोर्स्ड सेविंग होती है। किंतु मुद्रा प्रसार से यह स्थिति उन्हीं लोगों के संबंध में पैदा होती है जिनकी आय निश्चित होती है। जिन लोगों की आय में मुद्रा प्रसार के कारण भारी वृद्धि होती है, उनके उपभोग का स्तर भी बढ़ जाता है। वितरण पर प्रभाव। चौथा, वितरण पर प्रभाव। हीनार्थ प्रबंधन से उद्यमियों का लाभ बढ़ता है तथा वे अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, किंतु मूल्यों के बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है, जिससे निश्चित आय वाले वर्ग की वास्तविक आय का कम हो जाती है। दूसरी ओर उत्पादकों एवं व्यापारियों की आय में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप धन के वितरण की असमानता बढ़ती है। पांचवा, प्रतिकूल भुगतान संतुलन। मुद्रा प्रसार की स्थिति के कारण देश के निर्यात हतोत्साहित होते हैं तथा दूसरी ओर कीमत स्तर में वृद्धि होने से आयातों को प्रोत्साहन मिलता है। परिणाम स्वरूप देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। मुद्रा प्रसार के कारण विदेशी पूंजी के विनियोजक भी देश में अपनी पूंजी का विनियोग नहीं करते, जिससे विदेशी पूंजी का आयात भी हतोत्साहित होता है। आत्मविरोधी, सेल्फ डिफीटिंग। जब घाटे की वित्त व्यवस्था अनियंत्रित होकर बढ़ती जाती है तो वह आत्मविरोधी हो जाती है। हीनार्थ प्रबंधन से कीमतें बढ़ती हैं। कीमतों के बढ़ने से लागतों में वृद्धि होती है, जो पुनः कीमतों को बढ़ाती हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति का एक विषैला चक्र उपस्थित हो जाता है। लागतें बढ़ने से लाभ की मात्रा घटती है, जिससे विनियोग हतोत्साहित होते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था के दुष्परिणामों से बचने के उपाय। घाटे की वित्त व्यवस्था के दुष्परिणामों से बचने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, आवश्यक वस्तुओं का भंडार। सरकार के पास अनाज एवं अन्य आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की इतनी मात्रा होनी चाहिए कि यदि इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार उनकी पूर्ति बढ़ाकर मूल्यों को नियंत्रित कर सके। दूसरा, अतिरिक्त आय का प्रयोग। घाटे की वित्त व्यवस्था से लोगों के हाथों में जो अतिरिक्त आय पहुंचती है, उसे करारोपण तथा अन्य बचत माध्यमों से सरकार द्वारा ले लिया जाना चाहिए, ताकि उसका प्रभाव कीमतों की वृद्धि पर न पड़े। तीसरा, उचित वितरण प्रणाली। हीनार्थ प्रबंधन का यह प्रभाव होता है कि जिन वस्तुओं की पूर्ति सीमित होती है, उनकी कीमतों में भारी वृद्धि होने लगती है, क्योंकि जिन लोगों के पास अधिक धन पहुंचता है, वे सीमित वस्तुओं पर अधिक आय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि सरकार को उचित वितरण प्रणाली एवं मूल्य नियंत्रण के माध्यम से इन वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करना चाहिए। चौथा, अन्य अनिवार्य उपभोग की वस्तुओं पर नियंत्रण। खाद्यान्न के अतिरिक्त
अन्य उपभोग के मूल्यों को भी नियंत्रित रखा जाना चाहिए जो उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होती है, जैसे खाद्य तेल, दालें, साबुन, मिट्टी का तेल, वनस्पति इत्यादि। यदि वस्तुओं की पूर्ति बनी रहे तो अर्थव्यवस्था के मूल्यों को नियंत्रित कर स्थिरता लाई जा सकती है। हीनार्थ प्रबंधन के साथ ही उत्पादन में वृद्धि तथा मूल्यों और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण आवश्यक है ताकि इसके दुष्परिणामों से बचा जा सके। प्रश्न 37। घाटी की वित्त व्यवस्था तथा आर्थिक विकास पर एक निबंध लिखिए। उत्तर। विकासशील देशों के सामने आर्थिक विकास को तेज करने की समस्या प्रमुख है। आर्थिक विकास की गति उसी समय तेज हो सकी है जब पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात किया गया। विनियोग की दर में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय साधनों का होना जरूरी है। देश में बचत के माध्यम से भी इन साधनों को उपलब्ध किया जाए तथा उन्हें उत्पादक कार्यों में लगाया जाए। इसके अलावा विनियोग को बढ़ाने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त की जाए। यहाँ तक बचत का प्रश्न है। विकासशील देशों में लोगों की आय इतनी कम होती है कि वे अपनी न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद बचत करने की स्थिति में नहीं रहते। जहाँ तक विदेशी सहायता का प्रश्न है, इन देशों को विकास की प्रारंभिक अवस्था में पर्याप्त विदेशी सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती। एक उपाय यह भी है कि सरकार करों के माध्यम से अतिरिक्त साधन जुटाए, किंतु इन देशों में एक निश्चित सीमा के बाद करों में वृद्धि करना संभव नहीं होता। अतः इन देशों को पूंजी निर्माण के लिए हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेना पड़ता है। विकासशील देशों में विशेष परिस्थितियां भी वहां हीनार्थ प्रबंधन को उपयुक्त और जरूरी बना देती है। इन देशों में बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी की मात्रा अधिक रहती है, जिसका मूल कारण साहस तथा तकनीकी ज्ञान की कमी, वित्तीय एवं साख संस्थाओं का अभाव, अन्य आर्थिक संस्थाओं की कमी तथा अधिक श्रम करने के लिए श्रमिकों में प्रेरणा का अभाव है। इन कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध करने के लिए घाटी की वित्त व्यवस्था आवश्यक हो जाती है। इसी सहायता से इन देशों में मूलभूत आर्थिक संरचना की स्थापना में सहायता मिल सकती है। विकासशील देशों में विकास के कई साधन बेकार पड़े रहते हैं, जैसे बंजर भूमि, सिंचाई के स्रोत, मानवीय श्रम इत्यादि। यद्यपि घाटी की वित्त व्यवस्था से नए वास्तविक साधनों का निर्माण तो नहीं किया जा सकता, किंतु बेकार पड़े साधनों को काम में लाया जा सकता है, जिससे पूंजी निर्माण में सहायता मिलती है। इस प्रकार हीनार्थ प्रबंधन से उपलब्ध वित्तीय साधन स्वयं पूंजी तो नहीं है, किंतु वे पूंजी निर्माण में सहायता कर विकास की गति को बढ़ाते हैं। विकासशील देशों में हीनार्थ प्रबंधन का प्रयोग विकसित देशों की तुलना से भिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। विकसित देशों में कुशल श्रम और पूंजी का प्रयोग करके उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, किंतु विकासशील देशों में
पूंजीगत साधनों और प्रशिक्षित श्रमों के अभाव में यह संभव है कि रोजगार की पर्याप्त वृद्धि न हो तथा मुद्रा प्रसार की स्थिति पैदा हो जाए। अतः इन देशों में हीनार्थ प्रबंधन का प्रयोग काफ़ी सतर्कता एवं नियंत्रण के साथ किया जाना चाहिए ताकि इसके दुष्प्रभावों से बचते हुए देश में पूंजी निर्माण एवं आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सके। भारत में प्रारंभ से आर्थिक विकास के उद्देश्य से हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लिया गया है, किंतु एक तो कुछ प्रतिकूल दशाओं के कारण तथा दूसरा आवश्यक सतर्कता एवं नियंत्रण के अभाव में इसने देश में मुद्रा प्रसार की दशाओं को उत्पन्न कर दिया। हीनार्थ प्रबंधन से विकासशील देशों की योजनाओं के लिए धन जुटाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास को गतिशील किया जा सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रश्न 38, हीनार्थ प्रबंधन के लाभ बतलाएं। उत्तर, हीनार्थ प्रबंधन के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। पहला, विनियोग हेतु आवश्यक साधन उपलब्ध। विकासशील देशों में मुख्य समस्या विकास की गति तेज करना है, जो विनियोग में वृद्धि से ही संभव है। सरकार हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेकर आवश्यक पूंजी उपलब्ध कर सकती है, जिससे विनियोग बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, जनता से बिना विरोध शीघ्र संसाधनों की प्राप्ति। विनियोग के साधनों की पूर्ति के लिए यदि सरकार करों का सहारा लेती है तो उसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार ऋणों से भी आवश्यक पूंजी प्राप्त नहीं की जा सकती। केवल हीनार्थ प्रबंधन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सरकार बिना विरोध के शीघ्र ही आवश्यक संसाधन प्राप्त कर लेती है। तीसरा, मांग तथा उत्पादन में वृद्धि। यदि हीनार्थ प्रबंधन को सीमित एवं नियंत्रित रूप में रखा जाए तो इससे मुद्रा की पूर्ति में जो वृद्धि होती है उससे मांग में वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि होने से उत्पादन बढ़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर होती है। चौथा, नियोजित रूप से साधनों का प्रयोग। यदि विकासशील देशों में हीनार्थ प्रबंधन न अपनाए जाए तो साधनों का शीघ्र प्रयोग संभव नहीं है, अर्थात विकास की क्रियाएं भविष्य के लिए टल जाती हैं। किंतु हीनार्थ प्रबंधन के कारण इन साधनों का पहले ही प्रयोग किया जा सकता है, अतः पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार विकास की क्रियाएं क्रियान्वित की जा सकती हैं। प्रश्न 39, राजस्व घाटा किसे कहते हैं? यदि राजस्व व्यय की मात्रा कुल राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाती है तब यह आधिक्य राजस्व घाटा कहलाता है। अतः राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों का अंतर होता है। प्रश्न 40, राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? उत्तर, राजकोषीय घाटा बजट घाटे की एक बृहद संकल्पना है। यह धारणा केंद्रीय सरकार की ऋणग्रस्तता पर राजकोषीय क्रियाओं के प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है। वास्तव में राजकोषीय घाटा वह समग्र घाटा है जो सरकार की समग्र वित्तीय आय, समग्र प्राप्ति नहीं,
क्योंकि समग्र प्राप्तियों में सार्वजनिक ऋण को सम्मिलित किया जाता है तो आय नहीं है। सरकार के ऊपर आय को वापस करने का दायित्व नहीं रहता, जबकि सरकार को ऋण वापस करना होता है। संबंधी व्यवहारों तथा समग्र व्यय संबंधी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। अन्य शब्दों में समग्र व्यय का आधिक्य ही राजकोषीय घाटा होता है। प्रश्न 41। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था से होने वाली समस्याएं बतलाएं। निरंतर बढ़ते घाटे के वित्त के प्रयोग से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। पहली, उत्तरोत्तर बढ़ते घाटे के वित्त से अर्थव्यवस्था में स्फीतिक दबाव उत्पन्न हुआ है। दूसरा, घाटे के वित्त से उत्पन्न स्फीतिक दबाव ने आय के असमान वितरण को और अधिक विषम बना दिया है। घाटे के वित्त के अधिक प्रयोग से धनी वर्ग का उपभोग व्यय तेजी से बढ़ा है, जिसके फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कम तेजी से बढ़ा है और विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ा है। चौथा, घाटे के वित्त के दुष्परिणाम से रूप में देश के भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता बढ़ी है, जिससे विदेशी पूंजी का आयात हतोत्साहित हुआ है। पांचवा, घाटे के वित्त ने स्फीतिक दबाव उत्पन्न करके लागत को भी बढ़ाया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आ, सही विकल्प को चुनिए। घाटे की वित्त में मुद्रा आपूर्ति आ बढ़ती है, बा घटती है, सा अप्रभावित रहती है, दा अनिश्चित रहती है। उत्तर आ बढ़ती है। दूसरा प्रश्न, घाटे का वित्त उत्पन्न करता है। आ मंदी, बा मुद्रास्फीति, सा अप्रभावित रहता है, दा अनिश्चित रहता है। उत्तर बा मुद्रास्फीति। प्रश्न तीसरा, घाटे की वित्त से भुगतान संतुलन आ प्रतिकूल होता है, बा अनुकूल होता है, सा अप्रभावित रहता है, दा अनिश्चित रहता है। उत्तर आ प्रतिकूल होता है। प्रश्न चौथा, घाटे के वित्त का संबंध है। आ राजस्व घाटे से, बा पूंजी घाटे से, सा उपयुक्त दोनों से, दा इनमें से किसी से नहीं। उत्तर उपयुक्त दोनों से। प्रश्न पांचवा, राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों का अंतर होता है। आ राजस्व आधिक्य, बा बजटरी शेष, सा राजस्व घाटा, दा इनमें से कोई नहीं। उत्तर राजस्व घाटा। बा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हीनार्थ प्रबंधन मुद्रास्फीति को रिक्त स्थान है। उत्तर बढ़ाता। दूसरा, हीनार्थ प्रबंधन से बलात् बचते रिक्त स्थान है, बढ़ती। तीसरा, निश्चित सीमा के अंदर अपनाया गया हीनार्थ प्रबंधन देश के रिक्त स्थान के लिए सहायक है। उत्तर आर्थिक विकास। चौथा, सुरक्षित सीमा के बाद हीनार्थ प्रबंधन देश में
रिक्त स्थान प्रवृत्तियों को जन्म देता है। उत्तर स्फीतिक। 5वां, हीनार्थ प्रबंधन का अभिप्राय अतिरिक्त रिक्त स्थान से है। उत्तर मुद्रा सृजन।